Good morning, student. Today we will continue chapter 1 History French Revolution. In part 2, we'll see the outbreak of revolution. In previous topics, we learned about how Louis XVI had to increase taxes from reasons. In this topic, we learn about how the meeting were called. He called a meeting of the Estates General, which would then pass this proposal for new taxes. The Estates General was a political body to which the three estates sent the representative. However, the monarch also could decide who called meeting of this body. The last time it was done was in 1614. देखिए, पुरानी मान्यताओं के आधार पर ये था कि जो राजा था यानी किंग भी अपनी इच्छा से टैक्सेस को इंक्रीज नहीं कर पाता था। वो टैक्सेस इंक्रीज करने से पहले उन्हें मीटिंग बुलानी होती थी। वो मीटिंग लुइस 16 जो कि 1789 में किंग बना, उससे पहले जो लुइस 15 थे उन्होंने 1614 में मीटिंग कॉल की थी और टैक्सेस इंक्रीज किए थे। लेकिन इस टाइम पे लुइस 16 ने मीटिंग टैक्सेस को इंक्रीज करने के लिए दोबारा बुलाई थी। लुइस 16 ने मीटिंग कॉल की 1789 में, जिसमें उन्होंने क्या किया, जो न्यू टैक्सेस थे उनको इंक्रीज करने के लिए लोगों के सामने प्रपोजल रखा। इस प्रपोजल में उन्होंने ये डिसाइड किया कि कितना कितना टैक्सेस इंक्रीज किया जाएगा। इस प्रपोजल के अकॉर्डिंग वो टैक्सेस इंक्रीज करने वाले थे और इसमें फर्स्ट और जो सेकंड एस्टेट था उनके 300 रिप्रेजेंटेटिव्स को कॉल किया गया। एज यू नो, दैट टाइम सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इन 3 डिवीजन, 3 पार्ट: फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट एंड थर्ड एस्टेट। First and second estate 300 representative each, who were seated in rows facing each other on 2 sides. बहुत सुंदर बड़े आलीशान हॉल में 300 रिप्रेजेंटेटिव फर्स्ट एस्टेट के, 300 रिप्रेजेंटेटिव सेकंड एस्टेट के आमने सामने, जिसे हम कह सकते हैं आमने सामने की कतारों में बिठा दिए गए मतलब उनके लिए चेयर्स लगाई गई। वहीं पे जो थर्ड एस्टेट थे, थर्ड एस्टेट का मतलब कॉमन पर्सन, कॉमन पीपल, सिटीजन ऑफ फ्रांस, उनको कॉल किया गया 600 मेंबर्स यानी 600 लोगों को, जो उनके डेलीगेट्स थे उनको बुलाया गया और उन्हें क्या किया गया, जो 300 फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के 300 लोग बैठे थे, मेंबर्स बैठे थे, उनके पीछे की तरफ उनको खड़ा रखा गया, यानी उनके बैठने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं की गई। थर्ड एस्टेट वॉज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स मोर प्रॉस्परस एंड एजुकेटेड मेंबर। अब आप ये देखिए कि जो थर्ड एस्टेट था उसमें से भी सिर्फ उन्हीं ही लोगों को आने के लिए अनुमति दी गई जो कि क्या होते थे, उन दूसरे जो इलिटरेट लोग होते थे उनसे ज़्यादा प्रॉस्परस और लिटरेट हुआ करते थे, वो ही उनको आगे रिप्रेजेंट किया करते थे। पीजेंट्स, आर्टिशंस एंड वुमेन वर डिनाइड एंट्री टू द असेंबली। वो गरीब लोग, वो अनपढ़ लोग, वो किसान लोग जो कि
अच्छी हालात में नहीं होते थे उनको वहाँ पर आने की मनाही थी। However, their grievances and demands were listed. अब क्या होता था कि उनकी जो पीड़ा है, उनका जो दुख है, उनकी जो शिकायतें हैं, उनकी एक लिस्ट बना ली जाती थी, जो कि लगभग उस टाइम पे कितनी थी, 40,000 लेटर्स के रूप में थी। वो डेलीगेट्स, वो प्रतिनिधि उसको साथ लेके अपने साथ वहाँ पर मीटिंग में आए थे। अभी इसमें क्या था कि वोटिंग इन द स्टेट जनरल इन द पास्ट हैड बीन कंडक्ट अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल। अब पुराने नियमों के आधार पर क्या हुआ था कि जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के डेलीगेट्स थे, मेंबर्स थे, वो ईच पर्सन 1 वोट कास्ट करते थे। लेकिन जो थर्ड स्टेट के मेंबर थे उनको क्या था कि जो टोटल 300 मेंबर्स थे उनमें से सिर्फ एक ही वोट वो कास्ट कर सकते थे। ये जो लुईस 16 थे उन्होंने सेम प्रिंसिपल को अडॉप्ट किया था। रूसो के अकॉर्डिंग उन्होंने एक बुक लिखी थी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। उन्होंने उसमें ये बताया था कि ये जो प्रिंसिपल है वो गलत है। उनके अकॉर्डिंग ये माना जाता था कि हर एक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। ये जो प्रपोज़ल था उन्होंने किंग के सामने यानी कि लुईस 16 के सामने रखा, लेकिन उन्होंने इसको मानने से मना कर दिया। उन्होंने ये बोला कि जो जितने मेंबर हैं उनका सिर्फ एक ही वोट माना जाएगा। इसके लिए जो थर्ड एस्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने आपस में बात की, अपना प्रस्ताव रखा, और जब उनके इस प्रस्ताव को मना कर दिया गया तो उन्होंने उस विशाल जो सजा हुआ हॉल था जहां मीटिंग चल रही थी, जहां फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के लोग बैठे हुए थे, उन्होंने वहां पे वोट देने से मना कर दिया और 600 यानी जितने भी लोग थर्ड एस्टेट के गए थे उन्होंने उसका बॉयकॉट किया और वो बाहर आ गए। बाहर आने के बाद उन्होंने एक मीटिंग बुलाई। 20 जून they assembled in the hall of an indoor tennis court in the ground of Versailles। अब उन्होंने एक इंडोर स्टेडियम टेनिस का था, वहाँ पे थर्ड एस्टेट के लोगों की मीटिंग बुलाई। मतलब कहने का मतलब है कि वो आपस में बातचीत करने के लिए वहाँ पर इकट्ठे हुए, कलेक्ट हुए। अब उन्होंने ये बोला कि हम किसी राजा को नहीं मानेंगे, ना हम फर्स्ट एस्टेट को मानेंगे, ना ही हम सेकंड एस्टेट को मानेंगे। हम डायरेक्टली अपने आप को एक सैम्बर्ड के रूप में यानी कि हम एक राष्ट्रीय नेशनल असेंबली के रूप में उन्होंने अपने आप को अनाउंस कर दिया। इसमें उनका जो लीड किया वो मिराबियो एंड अबेसियास थे। They were led by Mirabio and Abesias। Mirabio was born in noble family। अभी आप ये देखिए कि जो नेशनल असेंबली को की अगुवाई करने वाले यानी उनका प्रतिनिधि करने वाले जो मिराबियो थे वो कौन थे, नोबल फैमिली को बिलोंग करते थे। और जो अबेसियास थे वो सेकंड एस्टेट को बिलोंग करते थे। ही ब्रॉट आउट अ जनरल एंड डिलीवर्ड पावरफुल स्पीचेस। वहाँ पे जो एक बहुत बड़ी इतनी ज़्यादा संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे उनको उन्होंने बहुत ही सक्षम मतलब बहुत ही जोरदार उन्होंने भाषण दिया, जो कि किसके खिलाफ था, फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के खिलाफ था और थर्ड एस्टेट के फेवर में था। वैसे देखिए जो अबेसियास थे वो मेनली कह सकते हैं प्रीस्ट थे। प्रीस्ट यानी क्या होता है, पादरी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। और उन्होंने थर्ड एस्टेट के लिए एक पैम्फलेट दिया था यानी पैम्फलेट इशू किया था। उसमें उन्होंने ये दिया था
Originally a priest, he wrote a influential pamphlet called What is the Third Estate, कि वास्तव में थर्ड एस्टेट क्या है। उसमें उन्होंने ये समझाया था कि वास्तव में थर्ड एस्टेट के बिहाफ पे ही ये फर्स्ट और सेकंड एस्टेट रन कर रही है, ये चल रही है। ये सारी चीज़ें उन्होंने उसमें लोगों को समझाई थी कि अभी आप लोगों को सप्रेस होने का ज़रूरत नहीं है। अभी आप फिगर 5 देखते हैं तो इसमें क्या है, टेनिस कोर्ट है जहाँ पे उन्होंने शपथ ली खड़े होके कि अब हम किसी के भी अधीन काम नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, खुद अपने देश को आज़ाद करवाएंगे और ये जो मोनार्क यानी शाही प्रथा है इसको ख़त्म कर देंगे। इस टाइम पे जबकि नेशनल असेंबली को एक कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में बनाया जा रहा था, उसी टाइम पे पूरे फ्रांस में क्या हो रहा था, ये वो विंटर टाइम था, बहुत सीवियर कोल्ड, बहुत ही ज़बरदस्त सर्दी हो रही थी। अ सीवियर विंटर हैज़ मेंट अ बैड हार्वेस्ट। अब इस तेज सर्दी का क्या असर हो रहा था कि जो फसल थी वो इस तेज ठंड की वजह से ख़राब हो चुकी थी। मतलब इधर तो वो उसी टाइम पे नेशनल असेंबली बना रहे थे और उस टाइम जो वेदर कंडीशन क्या थी, सीवियर कोल्ड, और सीवियर कोल्ड यानी बहुत ज़्यादा ठंड होने की वजह से जो क्रॉप्स थी वो ख़राब हो चुकी थी। अब आप समझते हैं कि क्रॉप के ख़राब हो जाने से, फसल के ख़राब हो जाने से क्या हो जाता है कि जो हार्वेस्ट होता है यानी कट के फसल आती है वो क्या हो जाती है, महंगी हो जाती है। अब ऐसे में क्या हुआ था कि जो ब्रेड प्राइसेस ऑफ ब्रेड वो क्या हो चुकी थी, बढ़ चुकी थी। द प्राइस ऑफ ब्रेड रोज, ऑफन बेकर्स एक्सप्लॉइट द सिचुएशन एंड होर्डेड सप्लाईज। ऐसे में किसने फ़ायदा उठाया, जो बेकरी यानी जैसे हमारे यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक सिंपल मील लेते हैं, मील में क्या खाते हैं, दाल चपाती चावल ये सब खाते हैं, उसी तरह से वहाँ पे वो ब्रेड यूज़ करते थे। तो उस जो डेली यूज़ में वो ब्रेड यूज़ करते थे और उसी ब्रेड का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था और वही टाइम था जबकि किंग भी टैक्सेस इंक्रीज करने जा रहा था और हार्वेस्ट बिगड़ चुका था, ब्रेड के प्राइस बढ़ चुके थे। और इतना ही नहीं, जो बेकर्स थे वो भी अब जो गरीब लोग थे थर्ड एस्टेट के, उनको एक्सप्लॉइट कर रहे थे। एक्सप्लॉइट करने का मतलब क्या होता है, शोषण करना, उनको एक्सप्लॉइट करना उन्होंने शुरू कर दिया था। उन्होंने एक्सप्लॉइट करने का मतलब क्या था, जो है वो सब कुछ बहुत ज़्यादा महंगा था और उसके अलावा उन्होंने उनको स्टोर करना शुरू कर दिया था। स्टोर करने की वजह से अब उनको सामान या चीज़ मिलना ही बंद हो गया था। तो ऐसे में क्या हुआ कि लोगों ने क्रुद्ध भीड़ यानी कि जो गुस्साई भीड़ होती है ना, जिसको लंबे टाइम तक घंटों घंटों लाइनों में खड़े रहना पड़ता है और फिर बाद में जब उनका नंबर आता है तो बोल दिया जाता है इतने में है, लेना है तो लो, नहीं तो ख़त्म हो चुका है। क्राउड ऑफ एंग्री वुमेन स्ट्रॉम्ड इनटू द शॉप्स। अब उन्होंने क्या देखा, आप देखा ना ताव देखा, उस पर हमला बोल दिया, यानी दुकानों को लूटना उन्होंने शुरू कर दिया। और उसी सेम टाइम में ही जबकि पूरे ही हर जगह पर लोग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे, उन्होंने क्या किया, जो एजिटेटेड यानी क्रुद्ध भीड़ थी उसने बस्टील पे, जो कि ये माना जाता है कि प्रिजन ऑफ फूड, उस पे उन्होंने अटैक कर दिया। अब हम न तो राजा को रहने देंगे और न ही उसके महल और उसके आसपास की जगहों को। अब इन द कंट्री साइड रूमर स्प्रेड फ्रॉम विलेज टू विलेज। अब जबकि ऐसा होता है ना कि कहीं पे कुछ हो जाता है तो हमें ये पता लगता है अच्छा वहाँ पे ऐसा हो गया है, ऐसा हो गया है। जो ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन आपने सुना होगा कि
कोई बात जब निकलती है और आगे बढ़ती है तो वो वास्तव में जो होती है उससे चेंज हो जाती है। अब पूरी जगह पे क्या अफवाह फैल गई, रूमर्स यानी क्या होता है, अफवाह फैलना। अब दूर दूर तक, विलेज टू विलेज, पूरे गांव में जगह जगह क्या अफवाह फैल गई कि जो मैनर है, मैनर्स यानी क्या होता है, जागीरदार, यानी जो जागीरदार हैं उनके हायर्ड बैंड्स ऑफ ब्रिगेड्स, यानी लठैत जिसको हम बोलते हैं, रखे हुए जो उनके लठैत थे, उन्होंने खेतों में घुसकर फसलों को तबाह करना शुरू कर दिया है। गांव में क्या अफवाह फैल गई, लोगों ने ये सोचा कि जागीरदार और उसके लठैतों ने हमला कर दिया है और अब वो हमारी तैयार फसलें हैं उनको ख़त्म कर देंगे। तो इसकी वजह से caught in a frenzy of fear, peasants in several districts seized horse and pitchfork and attacked statues। अब क्या हुआ, इसी भय की वजह से लोग इकट्ठे हुए और उनके जवाब में यानी कि उनको लगा कि वो लोग हम पे और हमारी फसलों को तो ख़त्म करने आ रहे हैं, तो उन्होंने भी क्या देखा कि उनके पास जो भी चीज़ें थी, जिसको हम बोलते हैं ना कुदाले, फावड़े, उसको लेके उन्होंने उनके जागीरदारों के किलों पर हमला करना शुरू कर दिया। यानी आपको समझ में आया, उधर से थर्ड एस्टेट के जितने मेंबर थे सिटी में, उन्होंने कर दिया, गाँव में शुरू हो गया, यानी चारों तरफ से हर जगह पे अटैक या रिवोल्ट स्टार्ट हो गया। वो आगे बढ़ते गए और जो वहाँ पे उन जागीरदारों के किले थे वहाँ पे उन्होंने लूट मचानी शुरू कर दी। They looted hoarded grain and burned down documents containing records of manorial dues, यानी कि जो जिसमें वो लिखते हैं ना कि इसके लिए इतना देना है, इसने इतना लिया है, जो डेबिट्स होते हैं जो उनको दिए जाते हैं, उनके जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे उन सबको उन्होंने जला दिए। और इसके अलावा जो जागीरदारों के ग्रेनरीज जिसको बोलते हैं ना, जहाँ पे वो स्टोर करके रखते हैं, उनको भी उन्होंने लूट लिए। किसने लूट लिए? थर्ड एस्टेट के मेंबर्स ने, यानी जो विलेजर्स थे जिन्होंने ये सोचा था कि जागीरदार हमको लूटने आ रहे हैं, उन्होंने बल्कि उनको लूटना शुरू कर दिया। अब जब लुई 16 को ये पता चला, लुई 16 फेस्ड द पावर ऑफ रिवोल्टिंग सब्जेक्ट। अब जब लुई 16 को ये पता चला कि इस तरह से पूरी जितनी भी जनता है वो विद्रोह पे उतर आई है, वो रिवोल्ट कर रही है, तो फाइनली उसने क्या किया कि जो नेशनल असेंबली 20 जून को बनी थी, जिन्होंने उस मीटिंग को बॉयकॉट कर दिया था और फिर बाहर आके उन्होंने अपनी नेशनल असेंबली बना ली थी। फिर नेशनल असेंबली के बनते ही जैसे ही खबर दूर दूर तक फैली, टैक्स इंक्रीज हुए और चारों तरफ से लोगों ने विरोध और विद्रोह करना शुरू कर दिया। अब जब लुई 16 को ये पता चला तो उसने क्या किया, फाइनली उसने, यानी लुई 16 ने, राजा ने अब नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी। उन्होंने ये मान लिया कि उनकी जो सत्ता है वो अब क्या है, किसी भी तरह का उन पर संविधान का अंकुश नहीं होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोहिबिशन उन्होंने लगाया था वो नहीं होगा। ऑन द नाइट ऑफ 4 अगस्त 1789, देखिए रिवोल्ट कब हुआ था, 14 जुलाई को हुआ था, उसके बिल्कुल एक महीने तक बहुत ज़बरदस्त रिवोल्ट्स हुए, दंगे हुए। तो फिर उसको देखते हुए उन्होंने 4 अगस्त 1789 को क्या कर दिया, द असेंबली पास्ड अ डिक्री अबॉलिशिंग द फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशन एंड टैक्सेस। उन्होंने ये कह दिया कि जो विशेषाधिकार जिसको बोलते हैं, जो सामंती व्यवस्था थी, उसको ख़त्म करने का या उनकी जो हक थे उनको ख़त्म करने का आदेश उन्होंने
दे दिया। जो उनके रिलीजियस प्लेसेस थे उनके टैक्सेस को भी जो कि उन्हें देने होते थे, देखिए क्या होता था कि जो मेंबर ऑफ क्लैरिटी टू वर फोर्स टू गिव अप देयर प्रिविलेजेस, उनको जो विशेषाधिकार दिए गए थे वो भी सारे विशेष अधिकार जो होते हैं वो राइट फॉर ऑल, उसकी डिमांड कॉमन मैन कर रहे थे। लेकिन जो फर्स्ट और सेकंड एस्टेट थे उनको क्या थे, कुछ हाई प्रिविलेजेस थे, कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस यानी क्या होता है, विशेष अधिकार थे, उसको भी किंग को खत्म कर देना पड़ा। टैक्स जो थे वो क्या था, एक स्पेशल टैक्स था जो कि डायरेक्टली किसको पे करना होता था, फर्स्ट एस्टेट को, उसको भी उन्होंने अबॉलिश कर दिया। टैक्स वर अबॉलिश एंड लैंड ओन्ड बाय चर्च, और चर्च के पास जितनी भी एक्स्ट्रा लैंड यानी ज़मीनें होती थी उसको भी उन्होंने उनका अधिकार खत्म करके उसको जब्त कर ली। जब्त करने का मतलब है कि अब वो सामान्य लोगों को दे दी गई। इस प्रकार कम से कम कह सकते हैं कि 2 बिलियन लेवरे क्या है, वो वहाँ की करेंसी है। लगभग एक हम माने तो 2 बिलियन के करीब उनको संपत्ति यानी कि जो उनकी एसेट्स थी वो फ्री हो गई, जो पहले किसके पास थी, फर्स्ट एस्टेट एंड सेकंड एस्टेट के पास। अभी हम ये देखते हैं, इधर देखिए आप, चैट्यूर न्यू वर्ड्स यानी मीनिंग अगर हम देखते हैं तो ये क्या है, कैसल और स्टेले रेजिडेंस बिलोंगिंग टू अ किंग और अ नोबलमैन, यानी जो बड़े किले होते हैं, बड़े महल होते हैं, उनसे थोड़ा छोटा होता है, लेकिन जो विलेज होता है उसके हेडमैन के लिए बना होता है, जिसे हम फोर्ट नहीं लेकिन कैसल बोल सकते हैं, तो वो नोबलमैन के लिए बनाए जाते हैं, उसे चैट्यू कहते हैं। मैनर कौन होते हैं, एन एस्टेट कंसिस्टिंग ऑफ लॉर्ड्स लैंड एंड हिज मेंशन। तो जो किसी भी विलेज को कंट्रोल करने के लिए हेडमैन होते थे वो जागीरदारों के रूप में जाने जाते थे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को, वो है फ्रांस बिकम ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अभी रिवोल्ट के बारे में आपने पढ़ा, टैक्सेस के बारे में पढ़ा, किस तरह से लुई 16 ने मीटिंग बुलाई और लोगों ने विरोध किया, उसके बारे में पढ़ा। अभी उसने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी। अब हम ये देखेंगे कि किस तरह से फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की यानी कि किस तरह से वो संविधान के रूप में आया। नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। अभी 1789 तक हमने देखा, उसके बाद जब नेशनल असेंबली को फ्रेम कर दिया गया, बना दिया गया, तो 1791 तक नेशनल असेंबली ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान बनाकर तैयार कर लिया। अभी इसमें इट्स मेन ऑब्जेक्ट वॉज टू लिमिट द पावर ऑफ मोनार्क। अभी उन्होंने जो राजा की शक्तियाँ थी, राजा के पास जो प्रिविलेजेस थे उसको लिमिटेड कर दिए, उनको नहीं के बराबर कर दिए, और वो सारी पावर्स अब किसके हाथ में आ गई, अब वो सिर्फ सेंट्रलाइजेशन ऑफ किंग यानी राजा के पास न रह के बल्कि डिसेंट्रलाइज कर दिया गया, उसको 3 पार्ट में उसका डिवीज़न कर दिया गया। These powers, instead of being concentrated in hands of one person, were now separated and assigned to different institutions. जैसे कि आपने 8th क्लास में भी पढ़ा था, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर है। अब वो सारी पावर्स जो पहले किंग के पास हुआ करती थी, इनके डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन बना दिए गए और उनमें उनका डिवीज़न कर दिया गया।
दिस मेड फ्रांस ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। बस यही वो था, जैसे हम ये कह सकते हैं कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों में इनका डिवीज़न करने के बाद अब जो फ्रांस था वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क के रूप में आ चुका था। यानी अब पावर का सेपरेशन हो चुका था। जो पावर्स थी वो किंग के पास नहीं थी, वो पावर्स किसको ट्रांसफ़र हो चुकी थी? नेशनल असेंबली को पावर्स ट्रांसफ़र हो चुकी थी। अभी आप इस फिगर को देखेंगे तो इसमें देखिए जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। इसमें आप क्या देखते हैं? जजेस हैं, किंग मिनिस्टर हैं। अब उस पर कंट्रोल किसका हो रहा है? नेशनल असेंबली है। इलेक्टर्स हैं, इलेक्टर्स का मतलब कौन हो गया? थर्ड एस्टेट। वो थर्ड एस्टेट जिसको पहले होल थर्ड एस्टेट को 1 वोट 1 वैल्यू था होल पर्सन, वही अब 1 वोट 1 पर्सन, यानी कि एक आदमी को 1 वोट देने का अधिकार मिल चुका था। तो ये वाला जो सिस्टम था वो क्या था? चेक एंड बैलेंस, यानी कि तीनों का आपस में कंट्रोल हुआ करता था। लेकिन इसमें भी उन्होंने कुछ कंडीशंस डाल दी थी। एक्टिव सिटीजन एंटाइटल्ड टू वोट अबाउट 4 मिलियन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ 28। अभी इसमें सिर्फ वोटिंग राइट्स किसे दिए थे? नेशनल असेंबली ने भी जो नियम बनाए थे, प्रिंसिपल्स बनाए थे, अभी उसमें वोटिंग राइट्स उन एक्टिव सिटीजन्स को दिए गए थे जिसके पास क्या था? 28 मिलियन के करीब, 4 मिलियन ऑफ ए पॉपुलेशन, लगभग 4 मिलियन पॉपुलेशन के करीब 28 मिलियन जो लोग थे जिनके पास संपत्ति हुआ करती थी, वो ही एक्टिव सिटीजन्स के रूप में माने गए थे। यानी कह सकते हैं कि लगभग 40 लाख लोग एक्टिव सिटीजन्स में आए। अभी जो पैसिव सिटीजन्स थे, यानी जिनको वोटिंग राइट्स नहीं थे, नो वोटिंग राइट्स, क्यों? क्योंकि वो पीजेंट्स, पुअर, इलिटरेट, जिनके पास मनी नहीं था, वो जो लगभग कितने लोगों के बराबर थे? 3 मिलियन, उन लोगों को वोटिंग राइट नहीं दिया गया था। अभी आपको क्या देखना है कि वोटिंग राइट किसे मिला था? जो एक्टिव सिटीजन्स कौन थे? जिनके पास प्रॉपर्टीज़ थी और जो पढ़े लिखे और संपन्न लोग थे। वहीं पे पैसिव सिटीजन्स में किसे रखा गया? जो पुअर और इलिटरेट थे। उसके अलावा वुमेन एंड चिल्ड्रन और यूथ बिलो 25, यानी 25 साल से छोटे लोगों को, बच्चों को और वुमेन, यानी टोटल, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सारी वुमेन को किस में डाल दिया गया था? नो वोटिंग राइट्स, यानी कि उन्हें वोटिंग राइट्स नहीं दिए गए थे। The Constitution of 1791 vested the power to make laws in the National Assembly। जो 1791 में संविधान के कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को दिया गया था, तो वही नेशनल असेंबली क्या करती थी? अपने जो सिटीजन, वोटेड ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स, उनको चुनती थी। हु इज टर्न चूज द असेंबली, मतलब कहने का मतलब है कि उसमें से जो कुछ गिने चुने लोग होते थे, वो ही उन्हीं में से प्रतिनिधियों को चुना जाता था। नॉट ऑल सिटीजन हाउएवर हैड द राइट टू वोट। अभी तक भी, जबकि नेशनल असेंबली बन चुकी थी, हर एक व्यक्ति को वोटिंग राइट नहीं था। उसमें से कुछ सेलेक्टेड लोगों को रखा गया था और बाकी लोगों को छोड़ दिया गया था। ओनली मैन अबाउट 25 ईयर ऑफ एज, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि जो 25 साल से छोटे थे उनको, महिलाओं को और बच्चों को नहीं वोटिंग राइट दिए गए थे। Is who paid taxes equal to at least 3 days of a labor wages were given the status of active citizen, active, passive and rest of women and children। इस तरह से उनका डिवीज़न कर दिया गया था।
कॉन्स्टिट्यूशन बिगन विद डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन। कॉन्स्टिट्यूशन की जो शुरुआत हुई थी उसमें मैन एंड सिटीजन के अधिकारों, डेक्लेरेशन यानी क्या होता है, घोषणा, एक घोषणा पत्र के रूप में इसकी शुरुआत हुई। जीवन जीने का अधिकार यानी कि जो अभी हम लोग राइट्स एंजॉय कर रहे हैं, ये कह सकते हैं कि बहुत लंबे रिवॉल्यूशन के बाद जो फ्रांस के सिटीजन्स थे उन्होंने बहुत मुश्किल से इनको लिया, और वही राइट्स अभी आज के टाइम पे बहुत सारी कंट्रीज़ में मान्य हैं और लोग एंजॉय भी कर रहे हैं। वो राइट्स क्या हैं? राइट्स सच एज द राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वलिटी बिफोर लॉ were established as natural and inalienable। inalienable यानी जिनका हरण नहीं हो सके, यानी जिनको कभी कोई खत्म ना कर सके, वो बना दिया गया। वो बना दिया गया यानी कि कहा जा सकता है कि ये एक नेचुरल यानी नैसर्गिक और अहरणीय, यानी कि अब जबकि किंग सिस्टम ख़त्म हो चुका था, रूल ख़त्म हो चुका था, नेशनल असेंबली बन गई थी, इन अधिकारों को बना दिया गया था। जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार, अपनी अभिव्यक्ति को स्वतंत्रता से अभिव्यक्त करने का कानून के बराबर, यानी कि न्याय के सामने। ऐसे नहीं कि फिर कानून बनाया गया है तो वो कह दे नहीं तुम्हें ये अधिकार नहीं, ऐसा नहीं। वो कानून की नज़र में सब समान होंगे। इन तरह के अधिकारों को दे दिया गया। अब इन अधिकारों को उनसे कोई भी नहीं छीन सकता था, और साथ ही इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट ईच सिटीजन्स नेचुरल राइट। साथ ही जो स्टेट यानी राज्य थी, राज्य का भी ये कर्तव्य बना दिया गया कि वो ध्यान रखे कि इन दिए गए अधिकारों को कोई भी नहीं छीन सके। Here we look a source B। देखिए अभी आपको यहाँ पे सोर्स बी में एक रिवोल्यूशनरी जर्नलिस्ट जॉन पॉल मैरर दिख रहे हैं। वो क्या हैं? वो भी एक कह सकते हैं फ्रेंड ऑफ पीपल, यानी जनता के मित्र के रूप में हैं, जिन्होंने अमीरों को, जनता के प्रतिनिधित्व का कार्यभार अमीरों को सौंप दिया और गरीबों और शोषित की दशा केवल शांतिपूर्ण तरीके से, उन्होंने क्या कहा कि ये जो नया सिस्टम डेवलप हुआ है जिसमें असेंबली ने क्या किया है, सिर्फ अमीर लोगों का ही ध्यान रखा है, गरीबों का नहीं। इसके लिए उन्होंने काफ़ी बातें कही और लिखी और लोगों को भी समझाई। यानी कि ये कह सकते हैं कि उन्होंने इसके लिए टिप्पणी की। नेशनल असेंबली ने जो ड्राफ्ट किया था उसके लिए उन्होंने अपना वक्तव्य इसके बारे में दिया। अब हम ये पॉलिटिकल सिंबल्स देखेंगे। ये जो रीडिंग पॉलिटिकल सिंबल्स, यहाँ पे क्या है, एक ब्रोकन चेन है। ये जो ब्रोकन चेन है